इस वीडियो लेक्चर में है क्लास 7 के 11.3 का प्रश्न संख्या 13 से लेके 17 तक। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको करवा दिए 1 से लेके 12 तक। ठीक है, इसमें आपको करवाने वाले हैं 13 से लेके 17 तक। तो आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और साथ साथ में आप भी कीजिए, तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। 3 लगातार पूर्णांक है, उसका योग कितना है, योग मतलब जोड़ कितना है, 21 है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीनों पूर्णांक ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, आपके क्लास 7 के मैथ बुक में 1.1 में इस पूर्णांक के बारे में चर्चा किया गया है। क्या होता है पूर्णांक? ऋणात्मक संख्या, जीरो और धनात्मक संख्या, इस सभी के मेल को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि -1, -2, -3, 0, +1, +2, +3, ये सारे क्या हैं? ये सारे पूर्णांक संख्या हैं। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या बोला गया है? सवाल बोला गया है, सवाल को एक बार फिर से ढंग से पढ़िए आप। सवाल में बोला गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 21 है। लगातार 3 पूर्णांक है। जैसे कि लगातार का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर 2 है तो 2 के बाद अगला 3, 4, ऐसे ही लगातार 3 पूर्णांक का योग जोड़ 21 है। ठीक है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसमें तो बताया नहीं गया कि पहला पूर्णांक कौन सा है, तो क्या मानेंगे? माना, यहां से हल इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेंगे माना पहला पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, पहला पूर्णांक x मान लिए। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? इसलिए दूसरा पूर्णांक आपका दूसरा पूर्णांक हो जाएगा, लगातार है। इस बात को ध्यान से समझना है कि लगातार पूर्णांक है। तो पहला अगर x माने तो अगला कौन सा होगा पूर्णांक आपका? x + 1, क्योंकि लगातार है ना, तो अगला प्राप्त करने के लिए उसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका? तीसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 2। ठीक है, ये हो गया आपका 3 पूर्णांक। क्या मान लिए? माना पहला पूर्णांक x मान लिए, तो दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा x + 1 होगा, क्योंकि लगातार है। ठीक है, लगातार, जिसके लगातार का मतलब हुआ 2, 3, 4, ये कैसी संख्या? लगातार है ना। तो जैसे 2 के बाद 3 प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? 2 में 1 जोड़ेंगे ना। तो इसी तरह यहाँ भी पहला पूर्णांक मैंने क्या माना? पहला पूर्णांक x, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x के बाद दूसरा पूर्णांक x में 1 को जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा पूर्णांक हो गया। तीसरा पूर्णांक क्या होगा? x + 2। ठीक है, तो ये हो गया, तीनों पूर्णांक मान लिए। देखिए आगे देखिए, अब क्या बोला गया है? इस तीनों पूर्णांक का योग बोला गया 21 है। तीनों पूर्णांक का योग मतलब तीनों पूर्णांक को जोड़ने के बाद कितना आया है? योग 21 आया है। तो जोड़ देंगे तीनों को, x + x + 1 + x + 2, ये किसके बराबर हो जाएगा? 21 बोला गया, तो बराबर 21 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए x x कितना x हो गया? 3x + 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 बराबर 21। अब देखिए क्या होगा, इस अचर पद को दूसरी तरफ लाइन भेजेंगे। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 21 - 3। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 21 में 3 घटेगा, आपका बचेगा आपका 18। उसके बाद देखिए x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ जो गुना क्या है? 3 है, 3 अचर पद है इसके साथ, तो इसको भी दूसरी तरफ भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा आपका 18/3। 3 से 18 कटेगा कितने बार में? 6 बार में। तो x का मान निकल के क्या आ गया? 6। और x किसको माने थे? पहला पूर्णांक। किसको माने थे? पहला पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक क्या निकल के आ गया? 6। पहला पूर्णांक निकल के आ गया 6। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा x + 1 माने तो दूसरा, तो 6 + 1 बराबर 7। तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तीसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 + 2 बराबर 8। तो तीनों पूर्णांक कौन कौन सा हो गया? एक पूर्णांक आपका 6, 7, 8। देखिए लगातार पूर्णांक निकल गया ना। अब आप इसको जोड़ के देखिए, 7 × 6 = 13, 13 × 8 = 21। देखिए इसका जोड़ 21 आ रहा है ना। ठीक है, आगे समझ में? आसान था। तो चलिए फिर इसको
कॉपी में नोट कीजिए, अपने कॉपी में वीडियो को रोकिए और कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पढ़िए सबसे पहले आप इसको। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको 2 बार पढ़िए और उसमें ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या दिया है और पूछा क्या है, तभी आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, 3 क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया, विषम संख्याओं का योग। और कैसा है विषम संख्या, 3 क्रम में आने वाली, क्रम का मतलब वो लगातार है ना, लगातार आने वाली। जैसे कि विषम संख्या आपका क्या क्या होता है, विषम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको इस सवाल को करने के लिए विषम संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगे उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो प्रश्न में क्या पूछा गया, 3 क्रम में, तीन विषम संख्या, 3 क्रम में आने वाली विषम संख्या। ठीक है, क्रम में आने वाली विषम संख्याओं का योग कितना है, 39 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये बोला गया। ठीक है, तो इसमें वैसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरह, माना पहली संख्या, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, पहली संख्या x मान लेंगे, पहली विषम संख्या लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या बोला गया ना, तो यहाँ लिखते हैं पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या बराबर x। इसलिए दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 के बाद अगला विषम संख्या क्या होता है आपका, 5 होता है। तो 3 से 5 जाने के लिए क्या किया, इसमें 2 प्लस होगा ना, तो 2 के अंतर के बाद आपका विषम संख्या आता है। कितने के अंतर के बाद, 2 के अंतराल के बाद। तो देखिए पहला विषम संख्या अगर हम x माने तो अगला विषम संख्या x + 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरी विषम संख्या x + 4 है ना, पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, क्योंकि विषम संख्या 2 के अंतराल पे आता है ना, तो पहले x में 2 जोड़ दिए, फिर x + 2 में फिर से 2 जोड़े तो x + 4 हो गया। तो पहली विषम संख्या x, दूसरी x + 2 और तीसरी विषम संख्या x + 4 हो गया ये। अब क्या बोला गया, इन तीनों का योग कितना बोला गया, 39 बोला गया है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, x प्लस यहाँ लिख देंगे हम प्रश्न से x + 2, x + 4, तीनों का योग कितना बोला गया है, एक तो ये संख्या हो गया आपका, एक ये वाला संख्या हो गया और ये वाला संख्या हो गया, तीनों का योग कितना बोला है आपका, 39, तो बराबर 39 कर देंगे। ठीक है, जोड़िए इसको, x + x + x, तो कितना हो जाएगा आपका 3x + 2 और 4 6 हो जाएगा आपका, बराबर में कितना है 39। 3x + इस 6 को उधर भेजेंगे दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये 39 में 6 घटेगा। ठीक है, 3x बराबर 39 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 33। उसके बाद x का मान निकालना है, तो इस 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे, 3 इधर है गुना में, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका भाग में, 33/3, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 से 33 कटेगा 11 बार में, 11 या 33, तो x का मान निकल गया आपका 11। तो पहली विषम संख्या क्या निकल गया 11। ठीक है, पहली विषम संख्या क्या निकल गया आपका 11। तो दूसरी क्या हो जाएगा आपका, दूसरी विषम संख्या x + 2 है, तो इसलिए दूसरी बराबर हो जाएगा आपका x + 2, तो x का मान अभी कितना निकला 11 निकला, तो हो जाएगा आपका 11 + 2 बराबर 13। तीसरी विषम संख्या, यहाँ x + 4 बराबर 11 + 4,
15 हो जाएगा। निकल गया तीनों विषम संख्या, एक निकल गया आपका 11, दूसरा निकल गया आपका, दूसरी संख्या निकल गया 13, तीसरा 15। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पढ़िए इसको एक बार ध्यान से पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 50 डिग्री है, तो त्रिभुज के शेष कोणों की माप बताइए। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बोला गया। मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया था, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, कैसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज? देखिए ऐसा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आपको जब मैंने त्रिभुज पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी दो भुजा बराबर हो। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का? दो भुजा बराबर होगा और इसका दो कोण बराबर होगा, इसी को बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, और दो भुजा बराबर होगा उसको तो उस भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा, साथ वाला। ठीक है, तो ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि एक कोण, शीर्ष कोण 50 डिग्री है, मतलब ये वाला कोण दिया है कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो त्रिभुज के शेष दो कोण की माप बताइए। अच्छा, ये बोला है शेष दो कोण, मतलब ये वाला कोण। तो क्या हो जाएगा? दो बराबर भुजा की सम्मुख कोण क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये दोनों अगर बराबर भुजा है तो इसकी सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा आपस में। ठीक है, तो एक कोण का मान दे दिया 50 डिग्री, है ना? तो शेष दोनों कोण तो बराबर होगा आपका, और तीनों कोण मिला के त्रिभुज का कितना होता है? 180 डिग्री। तो चलिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए लिखेंगे जो दिया है। पहले क्या दिया है? शीर्ष कोण दिया है ना, आपका दिया है यहाँ पर शीर्ष कोण। शीर्ष कोण आपका कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है, इसलिए इसको ऐसे कर लेंगे, कोण x प्लस कोण x प्लस 50 डिग्री। तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये कोण तो निकालना है, ये दोनों कोण, तो इस कोण को मान लीजिए x, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होगा ना। तो x कोण x प्लस 50 डिग्री, और तीनों मिला के कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 के बराबर कर दिए। तो देखिए यहाँ पर कोण x प्लस कोण x क्या हो जाएगा आपका? 2 कोण x प्लस 50 डिग्री बराबर 180। 2 कोण x बराबर क्या हो जाएगा? 180। इस 50 को इस तरफ भेजेंगे तो -50 हो जाएगा। 2 कोण x बराबर 180 में 50 घटेगा आपका क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। कोण x बराबर क्या हो जाएगा? इस 2 को इस तरफ भेजेंगे 130 के नीचे आ जाएगा, 2 से कटेगा 130 65 बार में, तो बाकी दोनों का कोण का मान कितना निकल गया? 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों कोण तो बराबर होगा, तो ये निकल गया आपका। आया समझ में? चलिए तो फिर नोट कीजिए इसको फटाफट। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया? ये था समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल। और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा और समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोण भी बराबर होगा आपस में। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिए, आपको फिर से करवाएंगे, फिर से समझाएंगे। ठीक है, पहली बार आप ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, सवाल को साथ में आप नोट करते जाइए, समझते जाइए, आपको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। अगर पहली बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ये आ गया आपका आयत वाला सवाल। क्या बोला गया सवाल में?
किसी आयत के लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है ना। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत बोला गया, क्या बोला गया इसमें? आयत। देखिए ये होता है आपका आयत। आयत क्या होता है आपका? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। ठीक है, ये आयत है। इसके शीर्ष का नाम दे दीजिए ABCD। ये क्या है आपका आयत? इसकी सामने की भुजा बराबर होती है, जैसे इसकी लंबाई के बराबर लंबाई होगा, इसकी चौड़ाई के बराबर चौड़ाई होगा। DC बराबर AB और BC बराबर AD, ये होता है आयत। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई और चौड़ाई का डायरेक्ट मान नहीं दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। और अनुपात के बारे में तो आपको पता ही कि अनुपात क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का तुलना किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए लंबाई और चौड़ाई, अनुपात दिया है 3:2, ये दिया हुआ है, तो इसको मान लेंगे। माना लंबाई बराबर 3x और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2x, क्योंकि अनुपात में दिया है ना, तो इसको लिख लेंगे माना लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। लंबाई का अनुपात 3 अनुपात चौड़ाई का 2 दिया है वहां पर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए किसका मान दिया है यहाँ पर? परिमिति बोला गया है। यदि आयत की परिमिति 90 मीटर है। अच्छा, परिमिति समझिए क्या होता है। परिमिति इसके चारों भुजा का जोड़ होता है। ठीक है, चारों भुजा के जोड़ को क्या बोलते हैं? परिमिति। ये बात आपको पता है ना, इसके चारों भुजा के जोड़ को बोलते हैं परिमिति। और ये कितना दिया है यहाँ पर? 90 मीटर। परिमिति आपका दिया है 90 मीटर। और आयत का परिमिति होता क्या है? आयत की परिमिति होता है आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और यही दिया हुआ है आपका 90 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर? लंबाई और चौड़ाई के जगह ये 3x और 2x मान रखेंगे। 2 इंटू लंबाई कितना माने? 3x, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x, चौड़ाई कितना है? 2x बराबर का 90 मीटर। सॉरी, डिग्री नहीं है, मीटर है। ये डिग्री कोण नहीं है, ये लंबाई का मान है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 5x बराबर 90। तो 5 दूनी 10x, 10x बराबर 90। x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 90 बटे का 10, 10 से कटेगा 90 9 बार में, तो x का मान क्या निकल गया आपका? 9 मीटर। x का मान निकल गया आपका 9 मीटर। देखिए अब लंबाई और चौड़ाई का मान निकल जाएगा। देखिए लंबाई क्या माने थे? 3x, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 3x। x के जगह x का मान रख देंगे। x का मान क्या निकल के आया? 9 मीटर। लिखेंगे 3 गुना 9 बराबर 9 तिया 27 मीटर। लंबाई कितना निकल गया? 27 मीटर। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यहाँ पर क्या माने थे? 2x। x के जगह यहाँ पर मान रख देंगे x का मान कितना निकल के आया है? 9 मीटर। तो 9 दूनी 18 मीटर। तो चौड़ाई आपका निकल गया 18 मीटर, लंबाई निकल गया आपका 27 मीटर। ठीक है, चलिए तो फिर इसको नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। आसान सवाल था, बस यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए? परिमिति के बारे में पता होना चाहिए आपको, और जो अनुपात में लंबाई और चौड़ाई दिया है तो इसको आपको पता होना चाहिए कैसे मानेंगे। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का यहाँ पर अनुपात दिया था। ठीक है, चलिए तो फिर इसके साथ ये सवाल भी होता है कंप्लीट, और रह गया एक सवाल, सवाल नंबर 17। नंबर सवाल देखिए। सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है
तो उसके पिता की उम्र ज्ञात करें। पढ़िए एक बार, पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या बोला है, बोला गया है यहाँ पर सलमा की उम्र उसके पिता के उम्र के 1/3 से 5 वर्ष कम है। ठीक है, किसके उम्र से 1/3 के 5 वर्ष कम है? पिता के उम्र के। यदि सलमा की उम्र 20 वर्ष है, अच्छा सलमा की उम्र यहाँ पर दे दिया है 20 वर्ष है, तो उसके पिता की उम्र क्या हो जाएगा? ये पूछा गया ना, तो मान लेते हैं किसका उम्र पूछा है? उसके पिता का उम्र पूछा है, तो यहाँ पर मान लीजिए, मानिए माना पिता की उम्र बराबर x वर्ष है। ठीक है, पिता की उम्र कितना वर्ष? x वर्ष मान लिए, क्योंकि पिता का उम्र पूछा है, x वर्ष मान लिए इसको। उसके बाद क्या बोला गया प्रश्न में? यहाँ लिखते हैं प्रश्न से क्या बोला है प्रश्न में? उसके पिता के सलमा का उम्र। देखिए सलमा के उम्र के बारे में क्या बोला गया? सलमा के उम्र उसके पिता के उम्र के, तो पिता का उम्र कितना माने? x, पिता के उम्र के 1/3 से। अच्छा पिता को उम्र x है, देखिए यहाँ पर पहले सलमा का उम्र लिखते हैं। सलमा के उम्र के बारे में क्या बोला गया है? पिता के उम्र के 1/3। अच्छा पिता का उम्र x माने, इसका 1/3 कीजिए, तो 1/3 कैसे करेंगे? इसको 1/3 से गुना करेंगे, 1/3 से 5 वर्ष कम है। अच्छा ये पिता का उम्र का 1/3 क्या हो गया? x गुना 1/3, इससे भी 5 कम है तो घटा 5 कर देंगे। ये किसका उम्र हो गया आपका? ये उम्र हो गया सलमा का। इसको और हल थोड़ा सा सॉल्व करके लिखिए, x गुना 1 तो x/3 घटा 5, ये किसका उम्र है? सलमा का। और सलमा का उम्र यहाँ दिया कितना है? 20 वर्ष, तो ये भी सलमा का उम्र है, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 20 के बराबर, क्योंकि 20 वर्ष दिया गया है सलमा का उम्र ना। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। अब इस 5 को इधर ला लीजिए, अचर के साथ घट जाएगा, 20 इधर 5 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +5, और इधर क्या बचेगा आपका? x/3, 20 में 5 जुटेगा आपका हो जाएगा 25 बराबर x/3। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, x गुना 1 तो x, अब 25 गुना 3 75 वर्ष, तो पिता का उम्र कितना निकल गया आपका? 75 वर्ष। ठीक है, समझ में आया? चलिए तो फिर इसको नोट कीजिए। बड़ा अच्छा सवाल था और ज़्यादा टफ नहीं था, आसान सवाल था, बस आपको समझना है इसको ढंग से। चलिए इसको नोट कीजिए और फिर से इसका रिवाइज कीजिए। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर में बताए गए सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए कौन कौन सा समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे कराएंगे आपको जो बाकी इस 11.3 का जो बाकी रह गया है उसको कल करवाएंगे, कल के वीडियो लेक्चर में। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है।